अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। मैं आज आपके सामने भोला ये सबक समझाने वाला हूँ। सबक समझाने से पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सबक दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा सफ़ा नंबर 11, मैंने माया को पत्थर के एक कुज़े में मक्खन रखते देखा, यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 13 ऊपर से चौथा पैराग्राफ यहाँ तक पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह से इधर न हो सकेगा। यहाँ तक पहला हिस्सा रहेगा और दूसरा हिस्सा उसी के नीचे माया खामोश हो गई, भोला मुंह बिसोरने लगा, यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 15 का आखिर पैराग्राफ तुम जिम्मेदार होंगे, यहाँ तक ये दूसरा पैराग्राफ रहेगा। अब सबक की शुरुआत, सबक की तरफ बढ़ते हुए सबक नंबर 3 भोला। इसके मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी। पहली बात, उर्दू की बयानिया असनाफ में, असनाफ यानी किस्में, जो सनफ़ होते हैं उसकी किस्में, ये उर्दू की किताब में जैसा कि दास्तान, किस्सा, कहानी, गज़ल, नज़म, मरसिया, हम्द, नात, ये सनफ़ की किस्में हैं। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को हासिल है। अफ़साना दास्तान, किस्सा, कहानी को कहेंगे। इसमें वाक़ियात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नक़ीतुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकाम, मरकज़ी ख़याल और असलूब की अफ़साने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफ़साने किसी प्लॉट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफ़साने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफ़साने की कामयाबी के लिए लाज़मी है कि इसकी इब्तिदाई में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मख़सूस दायरे और मकान या मुकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। मुअय्यना मुक़र्रर किया हुआ। अच्छे अफ़साने में माहौल की जुज़ाइयात यानी उसके हिस्से या उसके जो अफराद हैं और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। ये अफ़साने किस तरह से होने चाहिए, इसके बारे में ये पहली बात में मालूमात बताई गई है। अब आगे जान पहचान में, राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए, उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफ़सानों के माहौल की मुसव्वरी में वह हकीकत निगारी से काम लेते हैं। इनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़ये के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उनसर कारफरमा होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए, इनके अफ़सानों के मशहूर मजमूए हैं। अफ़साना भोला इनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफ़साने का नाम ही भोला रखा है। इनका इंतकाल 1984 को मुंबई में हुआ। अब इस जान पहचान में मुसन्निफ़ के जो लिखे गए अफ़सानों की जो किताबें हैं, उसके नाम दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, ये इनके मशहूर व मकबूल जो मजमूए जो किताबें मशहूर हुए हैं, ऐसे नाम यहाँ पर बताए गए हैं। पहले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए, मैंने माया को पत्थर के एक कुज़े में मक्खन रखते देखा। एक कुज़ा यानी मिट्टी का बर्तन। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कुज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया।
इस तरह मक्खन के जमा होने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। तस्दीक करना, सच्चाई तस्लीम करना, साबित करना। तस्दीक करना मुहावरा है। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया। तामुल, हिचकिचाहट या देर से। मामू जी। भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को खुद से अपने आप को समाज के रूह फरसा हिकाम के ताबा कर लिया था। रूह को तकलीफ देने वाला काम, रूह फरसा। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मकफूल यानी बंद करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। जोहड़ पानी से भरा हुआ घड़ा। अब सफ़ा नंबर 12 ऊपर पहली लाइन से। माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि इसके मामू जान इसके बाबा जी के भी मामू जी ही हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ओंगना यानी नींद की झुग्गी या गाफिल होना, नींद करना। ज़रा तौक़ुफ़ यानी ताख़ीर या वक्फ़े के बाद, ज़रा ताक़ुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने इसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पीठ पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ।
भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा इससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन की बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ओंगते ओंगते सो गया। 22 ने वजह। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई की लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। लपेटना ये भी मुहावरा है, यानी लपेट लेना या छुपाना या ढकना, अपने आप को ढकना। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कुएं में डालकर कुएं के साफ पानी से इसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। सैर के करीब यानी वो खूब पेट भरकर खाए। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी इसका प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। सफ़ा नंबर 13 पर पहली लाइन। ये तो भोला ही जानता होगा कि इसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा जैसा कि वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। इसरार करना यानी बार बार कहना, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने की चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, अब पटवारी किसे कहेंगे? ज़मीन की पैमाइश करने वाला, यानी खेतों की लंबाई चौड़ाई पैमाइश करने वाले को पटवारी कहेंगे। पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। अब खानका वाले यानी खानका किसे बोलेंगे? जैसा कि एक फ़कीर के बैठने की जगह, दरवेश की, पीर की या मकबरा, ऐसी जगह को खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई की चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायंती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ
तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। मध्यम पड़ना यानी फीका पड़ना, मुहारा है। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने जेर लब कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह से इधर न हो सकेगा। और ये पहला हिस्सा, सबक का पहला हिस्सा यहीं पर ख़त्म हुआ। अब इस पहले हिस्से में ये बात बताई गई है, माया एक बेवा औरत है जिसका शौहर मर चुका है, और ये जब भी मक्खन जमाती है या मक्खन बनाकर रखती है तो उस वक्त माया के घर में ये बात का पता लगता है कि उसे उसका भाई मिलने आने वाला है। और इसके साथ साथ माया का एक लड़का भी है जिसका जो छोटा बच्चा है जिसका नाम भोला है, बहुत ही भोला। और एक ससुर भी है। इनके दौरान ये गुफ्तगू चलती है। माया हमेशा जब से उसका शौहर इंतकाल होने के बाद उसके ससुर की वो बात नहीं सुनती। उसका ससुर हमेशा कहता है माया को कि घर में अच्छे कपड़े पहनो, हंसते खेलते रहो। लेकिन माया क्या कर चुकी है, समाज के कानून को अपना चुकी है। समाज के कानून से पहले वो खुद अपने आप को इन बातों से दूर रखी हुई है, और वो तमाम जितने भी उसके कपड़े हैं, जेवरात हैं, उसको बंद कर कर उसकी चाबी जो है एक जोहड़ में एक पानी से भरे हुए घड़े में फेंक दी है। और एक बात, माया का जो भाई है यह हर साल माया के घर राखी बंधवाने के लिए आता है। माया का जो लड़का है भोला, वह हमेशा अपने दादाजी को तंग करता है कि कहानी सुनाओ। और कहानी जब उसके दादा नहीं सुनाते हैं तो वो भोला कहता है कि मैं तुम्हारा भोला नहीं हूँ, मैं अपने माँ का भोला हूँ या माताजी का भोला हूँ। इस तरह से भोला हमेशा कहानी सुनाने पर खुश होता था और कहानी न सुनाने पर मायूस होकर वो हमेशा ये बात कहता था कि मैं बाबा जी का भोला नहीं, मैं माता जी का भोला हूँ। तो इस तरह से ये पहले हिस्से में बताया गया है कि भोला कहानी सुनने के लिए अपने बाबा जी को बार बार इसरार करने पर उस वक्त क्या होता है कि एक पटवारी आता है। पटवारी आकर दरवाजे पर दस्तक देता है। तो ऐसे वक्त में भोले का काम क्या चल रहा है कि वो खाना खाने के बाद वो पैंती के करीब या वो चारपाई जो है उसके करीब जाकर वो बिस्तर लगा रहा है, तकिया लगा रहा है कहानी सुनने की गर्ज से। लेकिन एक पटवारी आने के बाद जो ज़मीन की पैमाइश करने वाला है वो आकर उसके बाबा जी को लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से भोला बहुत नाराज़ होता है। ये बात पहले हिस्से में बताई गई है।